हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर इकबाल नोमानी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना कहते हैं या जिसे आप बीपीएच के नाम से भी जानते होंगे, यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। दोस्तों, इस बीमारी में पेशेंट को बार बार पेशाब होता ही है, पेशाब रुक रुक के होती है और साथ में पेशाब करते वक्त यानी यूरिन पास करते वक्त पेशेंट को दर्द होता है और साथ में जलन होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्यों होती है, साथ में इसके सिम्टम्स क्या है, कॉजेस क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है और होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करके कैसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ को नॉर्मल कर सकते हैं या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को ठीक कर सकते हैं और सर्जरी को टाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिए और वीडियो से आपको अगर कुछ भी फ़ायदा होता है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये लगभग एक वॉलनट की साइज़ का होता है, यानी अखरोट की साइज़ का होता है, या आप कह सकते हैं कि एक बड़े नींबू की साइज़ का होता है। और दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड का सबसे मेन फंक्शन जो है, इसका जो मेन काम है वो ये है कि ये हमारे सीमेन में एक फ्लूइड बनाता है जो स्पर्म्स को नरिश करता है और प्रोटेक्ट करता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो आप वो बराबर से समझिए। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर, जो पेशाब की थैली है, उसके एग्जैक्टली नीचे होता है। यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की नली में से जो यूरेथ्रा पास होता है, ये यूरेथ्रा के चारों तरफ से घिरा होता है, उससे कनेक्ट होता है। तो जब भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, प्रोस्टेट की साइज बढ़ती है तो वो यूरेथ्रा दबता है, उसमें कंप्रेस होता है, जिसके वजह से सभी सिम्टम्स आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर प्रोस्टेट बाहर की तरफ से बढ़ रहा है तो सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन अगर प्रोस्टेट अंदर की तरफ से बढ़ता है तभी वो यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है और सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो है ये एक नॉन कैंसरस ओवरग्रोथ है। इसके लिए इसको बेनाइन कहते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, क्योंकि नॉन कैंसरस है, कैंसर नहीं है। और अगर ये कैंसर होता प्रोस्टेट का तो इसको फिर मैलिग्नेंट का नाम दिया जाता है। तो बीपीएच ये एक नॉन कैंसरस ओवरग्रोथ है। दोस्तों, अब इसके कॉजेस की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है एज फैक्टर। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ने लगती है, खास करके 40-45 के बाद, तो हमारे बॉडी में एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसके वजह से कई बार प्रोस्टेट के साइज भी बढ़ने लगता है। और खास करके 55-60 की उम्र तक आते आते प्रोस्टेट काफ़ी बढ़ चुका रहता है। लेकिन कई लोगों में सिम्टम्स नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर प्रोस्टेट बाहर की तरफ से बढ़ रहा है तो सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन अगर प्रोस्टेट अंदर की तरफ से बढ़ रहा है तब ये यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है और सभी यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं। इसका सेकेंड रीज़न है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके फैमिली में आपके पिता को, आपके ग्रैंडफादर को, आपके अंकल को या किसी भी मेल को अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की हिस्ट्री रही हो तो आपको भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट यानी बीपीएच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब इसके रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो खास करके ये ओबेस पेशेंट जो रहते हैं, जो थोड़े मोटे रहते हैं, उन लोगों में भी बीपीएच होने के चांसेस थोड़े बढ़ते हैं। साथ ही में जिनको कोई मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कि डायबिटीज़ है या कोई हार्ट डिसीज़ है, तो ऐसे लोगों में भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये सभी थे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स। दोस्तों, अब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसका सबसे मेन और सबसे चीफ सिम्टम जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी इसमें पेशेंट बार बार पेशाब पास करता है, खास करके रात में। कई बार पेशेंट रात में 4 बार, 5 बार या 6 बार उठ के भी यूरिन पास करने के लिए जाता है, क्योंकि एक बार में पूरा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, जिस वजह से पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। इसका दोस्तों सेकेंड सिम्टम है अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी पेशाब को रोक ना पाना। जब भी पेशेंट को अचानक से यूरिन पास करने का सेंसेशन आता है तो पेशेंट को तुरंत भाग के वॉशरूम जाना पड़ता है। पेशेंट यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता है और तुरंत पास करना पड़ता है। अगर पेशेंट इमीडिएटली नहीं जाता है वॉशरूम तो कई बार पेशेंट को यूरिन कपड़ों में ही पास हो जाती है। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इस प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का अगला सिम्टम है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन, यानी बूंद बूंद करके पेशाब पास होना। जब पेशेंट एक बार में यूरिन पास कर लेता है उसके बाद भी कई घंटों तक पेशेंट को बूंद बूंद करके यूरिन पास होता रहता है, क्योंकि सिंपल रीज़न है क्योंकि यूरिन एक बार में पूरी तरीके से ब्लैडर में से एम्प्टी नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशाब बूंद बूंद करके कपड़ों में पास होते रहता है। इसका फोर्थ सिम्टम है डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिन, यानी जब भी पेशेंट पेशाब करने के लिए जाता है
तो यूरिन स्टार्ट करने में पेशेंट को तकलीफ होती है, इमीडिएटली यूरिन स्टार्ट नहीं होती है, पेशेंट को वेट करना पड़ता है या कई बार थोड़ा हल्का सा फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके यूरिन स्टार्ट होता है। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है इंटरमिटेंट फ्लो, जिसका मतलब है कि एक बार में पेशेंट पूरी तरीके से यूरिन नहीं पास कर पाता है, पेशेंट यूरिन रुक रुक के पास करता है, यानी एक बार में थोड़ी यूरिन निकलती है, पेशाब निकलती है, पेशेंट रुकता है और फिर से यूरिन थोड़ी पास करता है। ऐसे कई बार पेशेंट को अपना ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए करना पड़ता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का अगला जो सिम्टम है वो है स्लो या वीक स्ट्रीम ऑफ यूरिन। इसका मतलब पेशाब की जो धार रहती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट पूरी तरीके से यूरिन नहीं पास कर पाता है। और दोस्तों नेक्स्ट इसका सिम्टम है इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, यानी पूरी तरीके से ब्लैडर पेशेंट का खाली नहीं होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ यूरिन ब्लैडर में रह गया है, बच गया है, जिसकी वजह से एक बार बार यूरिन पास करने का सेंसेशन पेशेंट को आते रहता है। दोस्तों अभी मैंने आपको जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम्स बताए, कई बार यही सेम सिम्टम किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं, किसी और बीमारी को भी मिमिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कुछ टेस्ट ज़रूर करवा के देखना चाहिए। मैं आपको 3-4 कुछ टेस्ट बता रहा हूँ, आप आपके एनलार्जमेंट को, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को एक बार कंफर्म करिए और फिर ही उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करिए। देखिए सबसे पहली टेस्ट आती है अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी। ये एक्चुअली 2 टाइप से होती है। एक तो जो नॉर्मल हम लोग सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं पेट की, उसमें भी प्रोस्टेट की साइज़ का पता चल जाता है। और सेकेंड एक टेस्ट होती है सोनोग्राफी की, उसे TRUS कहते हैं, यानी ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। इसमें अल्ट्रासाउंड प्रोब अपने हमारे रेक्टम एरिया में डाल के अंदर से प्रोस्टेट की साइज़ को नोट किया जाता है। तो सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर सकते हैं आपके प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ी हुई है या नहीं। सेकेंड टेस्ट आती है PSA टेस्ट, जिसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं। दोस्तों ये हमारा ब्लड सैंपल लेके चेक किया जाता है। PSA एक प्रोटीन है, अगर हमारे ब्लड में इसके लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो ये प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट करता है। तो PSA टेस्ट करवाना भी ज़रूरी है अगर आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शिकायत है तो। दोस्तों थर्ड टेस्ट आती है यूरोफ्लोमेट्री। इसमें यूरिन की जो धार होती है, हमारे पेशाब की जो धार होती है, साथ ही में उसकी स्पीड और उसकी क्वांटिटी, इसको नोट किया जाता है। और दोस्तों फोर्थ एक टेस्ट होती है सिस्टोस्कोपी। ये जनरली जो पेशेंट्स में सिम्टम्स काफ़ी बढ़े हुए, तकलीफ काफ़ी बढ़ी हुई है पेशेंट की और पेशेंट सर्जरी प्लान कर रहा है, तब सिस्टोस्कोपी की जाती है। दोस्तों इसमें एक ट्यूब हमारे पेशाब के रास्ते से अंदर की तरफ डाला जाता है, जिसमें प्रोस्टेट की साइज़ को और यूरिनरी ब्लैडर को देखते हैं, जिससे कि पता चलता है कि प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ी हुई है या नहीं। तो दोस्तों ये 3-4 टेस्ट आपने ज़रूर करवा के देखना चाहिए, जिससे कि आप परफेक्टली डायग्नोज कर पाओ कि आपको BPH की प्रॉब्लम है या नहीं, या किसी और बीमारी से आप जूझ रहे हो। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, यानी BPH के प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए होम्योपैथी में BPH को ठीक करने के लिए, यानी प्रोस्टेट की ग्लैंड को नॉर्मल साइज में लाने के लिए होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो काफ़ी यूज़ होती है, काफ़ी इफेक्टिव है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज़ को नॉर्मल करने में हेल्प करती है और कई बार ये आपकी सर्जरी को भी टालती है। आप यकीन मानिए ये 3 मेडिसिन का अगर आप प्रॉपरली यूज़ करते हैं, अगर इनका डोजेज आपको सही से पता है, तो आप आपके प्रोस्टेट की साइज़ को भी कम कर सकते हैं, आपकी सर्जरी को भी आप टाल सकते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहली मेडिसिन है वो है सेबल सेरुलेटा। दोस्तों ये मेडिसिन जो है ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की सबसे चीफ मेडिसिन है, सबसे मेन मेडिसिन है और ये मेडिसिन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लगभग सभी सिम्टम्स को कवर करती है। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन हो या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो, यानी बार बार पेशाब होना, पेशाब रुक रुक के होना, पेशाब बूंद बूंद करके पास होना, या पेशाब करते वक्त अगर पेशेंट को जलन हो रही है, दर्द हो रही है, तो ये सभी सिम्टम्स सेबल सेरुलेटा कवर करती है। दोस्तों सेबल सेरुलेटा जो है ये मदर टिंचर फॉर्म में आपको यूज़ करना है। इसकी आपको 10-10 बूंद एक आधे कप पानी में डाल के दिन में सिर्फ 2 ही बार लेना है और वो भी खाना खाने के बाद। दोस्तों ये 1 महीना लीजिए, आपके लगभग मैं कहता हूँ 50% सिम्टम्स कम हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप आगे चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। दोस्तों अब इस लिस्ट की जो सेकेंड मेडिसिन है वो है कोनियम मैक। दोस्तों कोनियम मैक भी उतनी ही इफेक्टिव मेडिसिन है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए।
कोनियम जो है ये हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स है वो सभी ग्लैंड्स पे काफ़ी अच्छी इसका असर दिखता है। चाहे वो मेमरी ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो या ओवरीज हो, इन सभी ग्लैंड्स की बीमारियों में कोनियम मैक का यूज़ किया जाता है। कोनियम मैक की भी आपको 30 पोटेंसी में 5-5 गोली आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, या आप चाहे तो कोनियम मैक को डायरेक्ट 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के भी दिन में 2 बार ले सकते हैं 1 महीने के लिए। ठीक है, तो इससे भी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के जो एनलार्जमेंट के जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ जो है वो नॉर्मल आने लगेंगी। ठीक है, आपकी सर्जरी भी टल जाएंगी इससे। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों ड्रॉप्स। ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए यानी बीपीएच के लिए बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। मैंने सबसे पहली जो आपको मेडिसिन बताई थी सबल सेरुलेटा, उसके जैसे ही इसमें 4-5 और मेडिसिन डली हुई है। ये एक प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का कॉम्बिनेशन ड्रॉप है। अगर आप इसका इस्तेमाल बराबर से 2 से 3 महीने करते हैं तो ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को नॉर्मल साइज में लाने में काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है दोस्तों। साथ ही में ये सभी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम्स है इनको भी बहुत जल्दी कम करता है। और दोस्तों ये सभी जो 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई है, आप इनको अगर प्रॉपरली लेते हैं तो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को नॉर्मल साइज में लाने में ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और ये आपकी सर्जरी को भी टाल सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को लेके, बीपीएच को लेके ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा, इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। और आपको ये वीडियो को लेके अगर कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप चाहे तो आप मुझे आपके रिपोर्ट्स भेजिए तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँगा, या आप चाहे तो ये कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।